हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस मीन्स आज की कांग्रेस नहीं जो विपक्ष में बैठी है। दोस्तों, हम लोग उस कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसने भारत के यानी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के आज़ादी में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट निभाया। तो हम लोग जो है उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यानी इसके जन्म से यानी आरंभ से अंत तक जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब इसका जन्म हुआ मीन्स जब इसकी स्थापना हुई कांग्रेस की, तो उस समय का क्या उस समय का परिप्रेक्ष्य क्या था, किस तरह का माहौल था, किस तरह का वातावरण था कि जिसके कारण जो है इसका आरंभ करना आवश्यक हो गया। तो दोस्तों, अगर हम लोग भारत की राजनीति को डीपली उस परिप्रेक्ष्य में जानने का अगर प्रयास करेंगे तो वहाँ क्या हुआ था दोस्तों कि हम लोग देखे हैं यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी जो है किस तरह से राजनीतिक अधिकार जो है भारत में प्राप्त करती है व्यापार का। और जब जो ब्रिटिशर्स जो है आपका राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं व्यापार के लिए, तो वहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे वो भारत का शोषण करने लगते हैं। भारत का सामाजिक शोषण, भारत का आर्थिक शोषण, भारत का राजनीतिक शोषण, यानी वो अपना पैर जमाते हैं और धीरे धीरे जो है सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत के शासन प्रशासन से लेकर के उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, सारी स्थितियों पर धीरे धीरे वो कब्जा कर लेते हैं। तो जहाँ शोषण आरंभ होता है दोस्तों, तो वहाँ भारतीय जो है इसका विरोध भी करना आरंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं छिटपुट रूप में इसका विरोध आरंभ होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे संघ बनने लगते हैं, लोग टुकड़ियों में इसका जो है विरोध आरंभ कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा विरोध या विद्रोह कहिए वह आता है 1857 का आपका क्रांति, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग जानते हैं, कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं। तो इन लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल था। और यह आंदोलन जो है दोस्तों यानी वीडी सावरकर जी के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि जो यह आंदोलन जो था भारत की आज़ादी के लिए एक तरह से कहिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो यहाँ इस आज़ादी के थ्रू दोस्तों दो चीज़ें सामने आई। मीन्स अंग्रेज़ों के लिए भी यह यानी यह संग्राम सीख के रूप में सामने आई और भारतीयों के लिए भी। भारतीयों के लिए इस प्रकार से यह आंदोलन सीख के रूप में थी दोस्तों कि यह आंदोलन यानी अब तक के काल का सबसे विस्तृत और सबसे ज़्यादा प्रभावकारी आंदोलन था। लेकिन इसकी कमी ये हुई कि यह सफल नहीं हुआ। तो इसकी असफलता के पीछे बहुत से कारण थे। मीन्स यहाँ एकता का अभाव देखा गया, एक संगठन का अभाव दिया गया। मीन्स यह जो विद्रोह था 1857 का, यह बहुत व्यापक पैमाने पर चला, लेकिन यह एक काल में नहीं चला और यह पूरे भारत पर जो है यह कब्जा नहीं कर पाया। यानी अलग अलग छिटपुट एरिया में चला और सब अपने अपने अलग अलग रूप में लड़े। महारानी लक्ष्मीबाई अलग लड़ी, तात्या टोपे जी अलग लड़े, कुंवर सिंह जी अलग लड़े और सबका टाइम पीरियड भी लगभग अलग था। और इस तरह से क्या मीन्स एकता का अभाव देखा गया। यही लोग अगर एक साथ लड़ते और पूरा भारत अगर इसमें शामिल होता तो यह उसी समय शायद हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी होती। तो यहाँ उस यानी जो 1857 की क्रांति का जो सफलता था वह भारतीयों के लिए भी सीख था। यानी भारतीयों को कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हम लोग यहाँ गलती किए, हम लोग यानी जो साथ नहीं दिए इस आंदोलन में, तो यह हमारी कमी थी, हमारी भूल थी, हमारी गलती थी। तो ये भारतीयों का हो गया नज़रिया दोस्तों। यहाँ अंग्रेज़ों का नज़रिया भी जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो अंग्रेज़ों का नज़रिया क्या था दोस्तों इस यानी 1857 की क्रांति के बाद, कि अंग्रेज़ों को भी ये फील हुआ कि जो मीन्स जो ये आंदोलन था तो ये कहीं ना कहीं जो है भारतीयों का आक्रोश के रूप में उसके सामने आया और कहीं ना कहीं उन्हें भविष्य में जो है इस प्रकार के आंदोलन की आशंका सताने लगी। मीन्स उन्हें लगा कि ये आंदोलन हो सकता है, इस तरह का आंदोलन फिर से हो, इस आंदोलन का फिर से सामना करना पड़े, या इससे कोई विस्तृत आंदोलन यानी बड़ा आंदोलन भी जो है विद्रोह के रूप में सामने आ सकते हैं। तो अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया और भारतीयों को भी ये समझ में आ गया। अब भारतीय जो कि समझ रहे हैं कि ये हमने गलती की 1857 में एकता नहीं दिखा करके, तो हमें अब इस तरह से एक ऐसा संगठन चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम लोग जो है अपनी बातों को, अपनी राय को, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो मांग है वह संगठन के रूप में जो है अंग्रेजों तक पहुँचाए। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर किसी संगठन यानी किसी संस्था में जाता है, सरकार के पास गुहार लगाता है,
तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, उसका प्रभाव नहीं होता। वहीं देखिए अगर एक टीम के रूप में जाए, चाहे गांव देहात में ही ले लीजिए, 2-3 गांव के लोग अगर डीएम के पास जाए तो वहाँ क्या होता है कि उनकी मांग, उनके विचारों पर जो है ध्यान दिया जाता है। वहीं अगर कोई अकेला व्यक्ति जाता है अपनी मांग लेकर के तो उसके मांग को, उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है। बस यही चीज़ जो है भारतीय चाहते थे, यानी वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जिसके थ्रू जो है वह अंग्रेज़ों को यानी अपनी बात रख सके, अंग्रेज़ों तक अपनी मांग पहुंचा सके। वहीं अंग्रेज क्या चाहते थे ये दोस्त देखिए, अंग्रेज ये चाहते थे कि जो आंदोलन यानी 1857 का जो आंदोलन हुआ उस तरह का आंदोलन नहीं हो, और भारतीयों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वह उसके अंदर का जो भड़ास है, उनके अंदर का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उस प्लेटफॉर्म पर आए, भारतीय अपना गुस्सा निकाले, अपनी भड़ास निकाले, अपना आक्रोश दिखाएं, गालियां दे, आवेदन दे, चिट्ठी दे, जो भी दे, और वहाँ से वो अपनी भड़ास उस प्लेटफॉर्म पर निकाल करके वापस अपने अपने घर चले जाए, ताकि वह जो उनके अंदर का जो भड़ास है वह इकट्ठा एक जगह एकत्रित ना हो, और वह एक कोई आगे चलकर क्रांतिकारी रूप यानी बड़ा विद्रोह का रूप ना ले। तो इसी तरह अंग्रेजों का भी यह फायदेमंद था यह संस्था स्थापित करना, और आपका भारतीयों के लिए, यानी कांग्रेस जो है आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अंग्रेजों के स्वार्थ का भी रूप कह सकते हैं और भारतीयों के स्वार्थ का भी रूप कह सकते हैं। ये अंग्रेजों का स्वार्थ का रूप इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, इसको एक सेफ्टी बल्ब की तरह यूज किया अंग्रेजों ने। मीन्स अंग्रेज ये चाह रहे थे कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि उनका सारा भड़ास इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो अपना निकाल ले, और किसी विद्रोह के बारे में उनके माइंड में कुछ आए नहीं। ये हो गया आपका अंग्रेजों का व्यू। और भारतीय क्या चाह रहे थे, भारतीयों को यह लगता था कि हम अपनी बात अकेले अंग्रेजों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो एक यूनिटी हो, एक संगठन हो, एक संघ हो, जिसके थ्रू हम लोग जो अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचा सके। तो बस इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ दोस्तों, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई आपका 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर आपका 1885 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और एक संस्कृत तेजपाल संस्कृत, ये इस विद्यालय भी पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको रट डालिए, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ, इसकी स्थापना की गई। यही तेजपाल संस्कृत विद्यालय आपका बम्बई में है। इसकी पहली बैठक का जो है यानी कि पुणे में व्यवस्था की जा रही थी किन्हीं कारणों से, लेकिन फिर बम्बई में जो है इसकी बैठक हुई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इस विद्यालय के प्रांगण में ऑडिटोरियम कहिए या हॉल कहिए, उसमें यह बैठक की गई। और इसके अध्यक्ष के रूप में जो है दोस्तों आपके प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बैनर्जी आपके कौन हो गए, अध्यक्ष। व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष बने। और A.O. ह्यूम जो स्कॉटलैंड निवासी थे दोस्तों, उनकी कांग्रेस की यानी स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने क्या यानी कि वो जो थे स्कॉटलैंड निवासी थे और भारत में जो है सिविल सर्विसेज पद पर थे, तो वहाँ उन्होंने मीन्स वो अपनी सर्विसेज के दौरान उन्होंने सुना कि भारतीय जो है एक मीन्स बड़ा विद्रोह करना चाहते हैं, बड़ा जो है यानी कि एक क्या कहें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो कोई बड़ा काम करना चाहते, तो उनके मन में आया कि बस वही बात दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म वो देना चाह रहे थे अंग्रेज, यानी अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व करता कह सकते हैं आपको A.O. ह्यूम को। तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा ही जो दोस्तों यानी एक आधार दिया गया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो इसके महासचिव के रूप में कौन हुए, A.O. ह्यूम आपके महासचिव
यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो ये एओ ह्यूम के द्वारा ये महासचिव बने दोस्तों। तो ये जो आपका यानी इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और इसकी पहली बैठक आपको 1885 में ही की गई। तो यहाँ पर प्रत्येक साल यह मतलब एक तरह से रूल रखा गया कि प्रत्येक साल इसकी बैठक होगी, और यानी अगर कुछ बीच में ज़्यादा ज़रूरी कुछ हुआ तो बीच में भी बैठक हो सकती, लेकिन कम से कम साल में एक बैठक होनी चाहिए, ताकि उस बैठक में जो लोग इकट्ठा होंगे, प्रतिनिधि इकट्ठा होंगे, तो वह जो है बैठ करके यह यानी नियम कानून या नीति लगा कि किस तरह से जो हम लोग अंग्रेज़ों से निपटेंगे, किस तरह से अपनी बात उन तक पहुँचाएँगे और किस तरह से वो जो बात उन तक पहुँचाएँगे उसको सफल किया जाएगा। तो ये हो गया आपका पहली बैठक की बात। यानी तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में बैठक हुई दोस्तों। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए और एओ ह्यूम जो है महासचिव के रूप में मतलब नियुक्त किए गए। लेकिन ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसकी स्थापना 1885 से पहले 1884 में हो चुकी थी, लेकिन इसका नाम था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गए थे। यानी ये इनके संस्थापक थे, और भी लोग थे, लेकिन बड़ा चेहरा ये थे इस संस्था की स्थापना में, भारतीय राष्ट्रीय संघ की, जो कि 1984 में स्थापित की गई दोस्तों। इसी संस्था का नाम जो है 1885 में आपका दादा भाई नेरोजी ने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखी। और एक बात दोस्तों, इसकी जो पहली बैठक हुई 1885 में, इस बैठक में ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। तो कभी यह भी पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में वहाँ शामिल नहीं थे। और पहली बैठक में दोस्तों 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यानी कि मात्र 72 सदस्यों के द्वारा जो है यह संस्था प्रारंभ की गई। तो दोस्तों अंग्रेज जो इतने शक्तिशाली थे, इतने क्रूर थे, मीन्स किसी अन्य देश में जाकर के व्यापार के माध्यम से जाना, फिर वहाँ अपनी पैठ जमाना, फिर उनका धीरे धीरे शोषण करना, तो समझिए ये बहुत बड़ा काम था। इतनी शक्तिशाली यानी ब्रिटिशर्स के साथ जो है मात्र 72 लोग क्या कर सकेंगे। तो वहाँ चूँकि संख्या बहुत कम थी पहली बैठक में, तो वहाँ जो भी सदस्य यानी भारत के कोने कोने से लोग यहाँ इकट्ठा हुए सदस्यता के लिए, किंतु यहाँ चूँकि सदस्यता कम थी, लोगों की संख्या कम थी, तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये लोग यानी 72 लोग जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं, उन क्षेत्रों से अगली बैठक, यानी 85 में तो ये पहली बैठक थी और हर साल एक बैठक निर्धारित किया गया। तो उन्होंने यह निश्चय किया, सबको एक टारगेट दिया गया, ये 72 लोग जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं यहाँ मुंबई पहली बैठक में, वो अगली बैठक यानी कि 85 के बाद अगली बैठक कब होगी, 86 में। तो यहाँ एक टारगेट, एक वर्क दिया गया इन 72 लोगों को कि आप जिन जिन क्षेत्रों से आए हैं उन क्षेत्रों से और लोगों को इस संस्था में जोड़ेंगे और अन्य लोग प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी संगठन तभी सफल होती है दोस्तों जब उसके प्रतिनिधि अधिक हो, यानी मेंबरशिप अधिक हो। तो 72 लोग तो इतनी बड़ी सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। तो अगली बैठक में क्या हुआ दोस्तों, इनकी द्वितीय बैठक हुई आपका 1886 में। तो अगली बैठक के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये आपके कौन रखे गए, आपके दादा भाई नेरोजी। तो अगली बैठक में जो कि दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, तो इस बैठक में लगभग 450 लोग उपस्थित हुए। यानी 436 का आंकड़ा था, लेकिन अप्रोक्स आप 450 मान सकते हैं। हालांकि 450 कोई पूछता नहीं है दोस्तों, ये आंकड़ा आपका नहीं पूछा जाएगा ये 72 वाला आंकड़ा। तो लगभग 450 लोग दूसरी बैठक में इकट्ठा हुए। यानी चूंकि यहाँ कम थे तो इन्हीं लोगों के ऊपर टारगेट दिया गया, इन्हीं लोगों ने अन्य लोगों को जोड़ करके यह संख्या कहाँ पहुँचा दी आपकी 450 के आसपास।
इस तरह यह संख्या हर बैठक में दोस्तों बढ़ता गया धीरे धीरे, लेकिन 1947 तक जो है इस बैठक में हजारों लाखों की संख्या में मेंबरशिप हो गई। तभी तो इतने लोग जुड़े और जो हमें आज़ादी मिली, मीन्स या आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था कांग्रेस ने। तो चलिए ये हो गई दूसरी बैठक की बात। अब जो दूसरी बैठक के अध्यक्ष है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, इनको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है दोस्तों। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो नामकरण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इन्होंने ही किया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था दोस्तों, हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम इन्होंने ही दिया, पहली ये। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इन्होंने जो है सबसे पहले जो है नेशनल इनकम की गणना की 1967 में। अब ये समझिए दोस्तों कि जिस समय यानी 1967 में भारत की स्थिति कैसी थी, गरीबी बहुत अधिक थी, अशिक्षा था, चारों ओर जो है मीन्स कोई भी चीज़ आपका सही ढंग से नहीं चल रहा था। उस समय जिस समय ज्ञान का अभाव था, नॉलेज का अभाव था, लोग अशिक्षित थे, उस समय इस व्यक्ति ने एक यानी नेशनल इनकम की गणना की। मीन्स जो कार्य आज एक संस्था करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, वह काम इस अकेले व्यक्ति ने किया। और एक संस्था भी करती, तो आजकल देखिए आपके पास डाटा उपलब्ध है, आप कहीं से भी आसानी से डाटा उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं। बट उस काल में सोचिए कि यहाँ कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं थी, नेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। इन्होंने उस समय उस काल में राष्ट्रीय इनकम की गणना की, मदद ली होगी अन्य लोगों को, किंतु यह अपने आप में यह निश्चय कर पाना उस काल में, उस काल के व्यक्ति के लिए जहाँ नॉलेज का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, इन्होंने यह कार्य किया। पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य इनका अगर हम लोग देखें दोस्तों, तीसरा कार्य अगर हम लोग देखें इनका, तो तीसरा कार्य में ये है कि जैसे हमारे यहाँ भी लोकसभा है दोस्तों निम्न सदन के रूप में है, तो उस काल में ब्रिटिशर्स का यानी इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से वह सदन जानी जाती है, यानी हमारी लोकसभा उनके हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उस समय जहाँ भारतीयों का कोई वैल्यू नहीं था, कोई इमेज नहीं था अंग्रेजों के नज़र में, उस समय अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इन्हें यानी दादा भाई नौरोजी को अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपी की सीट दे रखी थी, यानी एमपी का स्थान दे रखा था। तो अब समझिए कि कितनी बड़ी हस्ती थे, कितने बड़े व्यक्तित्व के ये मालिक थे, कितने बड़े आदमी थे ये। तो इनको वहाँ यानी ब्रिटिशर्स के हाउस ऑफ कॉमन्स में किया गया था दोस्तों कि एमपी की सीट यानी एमपी का पद दिया गया था। ये तीसरा हो गया आपका। और यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में आपका एमपी का सीट मिला, आपका कहाँ, इंग्लैंड में। ये हो गया दोस्तों। अब इनकी चौथी विशेषता अगर हम लोग जाने, इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को यह बताने का प्रयास किया, यह जानकारी दी कि किस प्रकार जो अंग्रेज भारत के गरीबी के जिम्मेदार है, किस प्रकार जो है अंग्रेज भारत में व्यापार के माध्यम से आया, भारत को व्यापार का अड्डा बनाया, व्यापार का केंद्र बनाया, एक कच्चे माल का केंद्र बनाया, और धीरे धीरे भारत को गरीब करता चला गया। किस तरह नाली के रास्ता, ड्रेनेज के रास्ते जो है भारत का पैसा जो यूरोप में, इंग्लैंड में भेजा जा रहा है, और भारत धीरे धीरे किस तरह से जो है गरीब होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस पुस्तक के माध्यम से आपको दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत की जनता को अवगत कराया। तो जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे उस काल में दोस्तों, जब इस पुस्तक को पढ़े
शिक्षित वर्ग, तो उनके लिए एक तरह से शॉकिंग था। मीन्स वो लोग, ये अंदाज़ा लोगों के पास था कि ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार वो भारत को लूट रहे हैं, धीरे धीरे पैसा यहाँ का ले जा रहे हैं, पूंजी ले जा रहे हैं, और भारत को किस प्रकार गरीब कर रहे हैं, इस पुस्तक के माध्यम से एग्जैक्टली उनको पता चला। तो ये उन सब के लिए शॉकिंग था। तो सबकी जो है दोस्तों आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो एक विद्रोह, एक विरोध जो है वह बड़े पैमाने पर होना आरंभ हो गया। तो ये समझिए, जो द्वितीय बैठक के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इनसे संबंधित जानकारी हो गई दोस्तों। ये बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़ा चेहरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहिए या राजनीति में कहिए। उस टाइम इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए थे। तो ये अपने आप में एक बेमिसाल बात है दोस्तों, अपने आप में यह जो है अतुलनीय बात है। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी बैठक की अध्यक्षता। यानी पहली बैठक में कौन अध्यक्ष रहे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। मात्र 72 लोग इकट्ठा हुए, उपस्थित हुए। महासचिव एओ ह्यूम थे, जो कि आपका यानी कि स्कॉटलैंड के निवासी थे और भारत में सिविल सेवा पद पर थे, और इस टाइम तक यानी इस महासचिव के पद पर बैठने तक वो क्या हो चुके थे? रिटायर हो चुके थे उस पद से। दूसरी बैठक आपका 1884 में हुई, 1886 में हुई। 1886 में जो बैठक हुई दूसरी, उसमें दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष बने, और वहाँ जो 450 लगभग सदस्य एकत्रित हुए थे। इस दादा भाई नौरोजी से संबंधित जानकारी में दोस्तों, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। दूसरा जो है ये हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा है उसी तरह वहाँ हाउस ऑफ कॉमन है, वहाँ अंग्रेजों ने इन्हें एमपी का पद दे रखा था। दूसरा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके तहत उन्होंने भारतीय जनता को बताया, भारत के लोगों को बताया कि किस प्रकार धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स जो है भारत का पैसा नाले की तरह जो है, पानी की तरह जो है लेकर के जा रहे हैं। ये हो गया दोस्तों दूसरी बैठक। अब हम लोग देखेंगे तीसरी बैठक। तीसरी जो बैठक है दोस्तों, तीसरी बैठक आपका कब हुई? 1887 में। इस बैठक के जो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तीसरी बैठक के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि आपका 1887 में हुई। चौथी जो बैठक थी दोस्तों 1888, इसके दो अध्यक्ष थे आपको जॉर्ज यूले। ये चौथी बैठक के अध्यक्ष थे आपके 1888 में। तो दोस्तों देखिए, पहली बैठक में कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि आपका कलकत्ता साइड से। दूसरे बैठक में आपके नौरोजी, जो कि एक पारसी थे, गुजरात साइड के। तीसरे बैठक बदरुद्दीन तैयब जी, एक मुस्लिम। चौथे बैठक जॉर्ज यूले, यानी एक अंग्रेज। तो महासचिव भी अंग्रेज रह चुके, और चौथी बैठक के जो है अध्यक्ष भी आपके जॉर्ज यूले थे। तो आरंभ में इन बैठकों के माध्यम से दोस्तों कांग्रेस ने यह यानी साबित करना चाहा, एक संदेश देना चाहा, यानी सेकुलर का पाठ एक तरह से कांग्रेस ने स्टार्टिंग में पढ़ा। मीन्स देखिए, पहले बैठक में हिंदू अध्यक्ष थे, दूसरे बैठक में पारसी को अध्यक्ष बनाया गया, तीसरे बैठक में मुस्लिम को अध्यक्ष बनाया गया, चौथे बैठक में जो आपको अंग्रेज को अध्यक्ष बनाएगा। तो इस माध्यम से जो कांग्रेस जो है एक संदेश जनमानस तक पहुंचाना चाहती थी कि ये जो संस्था, ये जो संगठन है, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक क्षेत्र विशेष की संस्था या संगठन नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत की यह संस्था है, ये संपूर्ण भारत का संगठन है। हर एक धर्म, हर एक व्यक्तित्व के लिए यहाँ स्थान है, यहाँ जगह है। हर एक धर्म के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इन बैठकों के माध्यम से कांग्रेस ने यह यानी लोगों के बीच संदेश देना चाहा कि देखिए, यहाँ जो है हर एक धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दी गई है, स्थान दिया गया है उचित। यह किसी एक जनमानस की संस्था नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है, किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं है। तो इन बैठकों के माध्यम में यानी आरंभ में जो है आपका सेकुलर रूप रहा, धर्मनिरपेक्ष रूप रहा कांग्रेस का। तो ये दोस्तों 4 बैठकों की हमने बात की। अब हम लोग इनकी
यानी इससे अन्य बैठकों से रिलेटेड अगली क्लास लूंगी मैं दोस्तों, जो कि आपको पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक मैं करवाऊंगी। तो इसमें सिर्फ यानी उन बैठकों के बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ इनके काल के बारे में आगे मैं बता रही हूँ। इसके 3 यानी इसके काल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके 3 काल जो है आपके निर्धारित किए गए। तो पहले काल में आपका 1885 से आपका क्या रहा दोस्तों, 1905, कहीं कहीं यह 1907 तक भी लिखा जाता है दोस्तों। तो यह काल कौन सा काल कहलाता है, उदारवादी काल। दूसरा जो काल है दोस्तों आपका, ये प्रथम काल हो गया। द्वितीय काल जो है 1905 से लेकर के 1919, यह दोस्तों क्या काल रहा, इसको 2 कालों में विभक्त किया गया आपका। एक आपका उदारवादी, दूसरा आपका उग्रवादी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो है इस काल को उग्रवादी काल कहा गया। तीसरा जो काल है दोस्तों 1919 से आपका 1947 यानी भारत के आज़ादी तक, यह जो काल आपका गांधी युग कहलाया। तो आइए हम लोग इन कालों के बारे में डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो 1885 से 1905 तक का काल रहा, यानी ये जो 20 साल का पीरियड रहा दोस्तों, ये उदारवादियों का काल रहा। यानी यहाँ ऐसे नेताओं का बोलबाला कह सकते हैं, यानी उन नेताओं की चलती थी जो कि यानी इन नेताओं का मानना था कि दोस्तों अंग्रेज जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वह जो है समझते हैं हर परिस्थितियों को। यानी इन उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेज हर चीज़ को समझते हैं, वह हम जो मांग करेंगे, या मान लीजिए वो एक तो वो समझदार पहले से है, दूसरा अगर कुछ दिक्कत भी होता है तो हम लोग अगर उनको बताएंगे कि हाँ ये हमारी मांग है, हमें इस चीज़ से दिक्कत है, हमें इस चीज़ से परेशानी है, तो अंग्रेज उस चीज़ को समझेंगे। ये उदारवादियों का थॉट था दोस्तों। और इन उदारवादियों के लगभग 20 साल चली कांग्रेस के ऊपर। तो ये चूंकि इनकी सोच ऐसी थी कि अंग्रेज समझदार है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी बात को समझेंगे, तो ये अपनी मांग जो है वह चिट्ठी पत्री के आवेदन के थ्रू, यानी सभ्य भाषा में, जैसे हम लोग आवेदन किसी को लिखते हैं तो जो रेगुलर बोलचाल की भाषा हम लोग जल्दी उसको यूज़ भी नहीं करते हैं, यानी अच्छे शब्दों का चयन करते, अच्छी भाषा का हम लोग उसमें यानी लिखते हैं। तो बस उस तरह से ये उदारवादियों का नीति था कि अंग्रेजों को हम लोग अपने पत्र के माध्यम से सभ्य भाषा में सलीके से जो हम लोग अब आवेदन देंगे, और अंग्रेज समझदार है चूँकि, तो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हमारी बातों को रखेंगे। ये उदारवादियों का काल रहा है दोस्तों। किंतु ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज क्या करते थे, मीन्स अंग्रेज जो है इस संस्था को बिल्कुल वैल्यू धीरे धीरे देना छोड़ दिए। अब आप अंदाज़ा लग गया कि जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, हम लोग सब जानते हैं, तो वहाँ लॉर्ड कर्जन चूंकि इस विभाजन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया। उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसकी अंतिम सांसें गिनने में इसकी मदद करूं। तो अब समझिए स्थितियां क्या बन रही है दोस्तों। एक उदारवादी ये सोच रहे हैं कि अंग्रेज समझदार है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, वह हमारी बात को मानेंगे। और यहाँ अंग्रेज की क्या विचार बन रहे थे कांग्रेस के लिए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अब खत्म होने वाली है, या अंतिम सांसें गिन रही, या कभी भी यह संस्था खत्म हो सकती। तो चूंकि यहाँ दोनों चीजें ऑपोजिट जा रही थी, ये कुछ और सोच रहे थे और अंग्रेज कुछ और सोच रहे थे, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी कांग्रेस में शामिल हुए जो इस चीज का विरोध करने लगे। और 1907 में क्या हुआ दोस्तों, यह जो संगठन है 2 भागों में विभक्त हो गए, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो ये उदारवादी का तो बारे में, यानी उदारवादी के बारे में तो मैं बता चुकी। ये उग्रवादी टाइप के जो लोग थे, यानी इसमें इस तरह के लोग शामिल थे जो कि मीन्स उनका ये मानना था कि हम अपनी आज़ादी या हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है, वह अंग्रेजों तक पहुंचाएंगे, और अगर वह नहीं मानेंगे तो उसको दूसरा भी हथकंडा, मीन्स अन्य तरीके भी हैं अपनी बात मनवाने के। तो इस तरह की सोच रखने वाले आपके उग्रवादी कहलाए, यानी अंग्रेजों ने इन्हें उग्रवादी का नाम दिया। तो इसमें जो अगर बात करें दोस्तों, तो लाल बाल पाल,
लाल, बाल और पाल, ये तीन नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये तीन बड़े चेहरे थे दोस्तों, जो कि आपको उग्रवादी या उदारवादी के अपोजिट जो कह सकते हैं। गरम दल, नरम दल कहते हैं, यानी ये नरम दल हो गया आपका और ये गरम दल। तो ये गरम दल में जो है दोस्तों आपका ये लाल बाल पाल जो तिकड़ी इनकी जो है बहुत प्रभावशाली थी, बहुत नाम था इनका। तो और भी नेता लोग थे इसमें, और भी लोग शामिल थे, बट ये तीनों जो है लाल बाल पाल की तिकड़ी जो है आपका गरम दल के नाम से जानी जाती है। इसमें जो दोस्तों ये लाला लाजपत राय जी है, जो लाल के नाम से जाने जाते हैं, तो ये ही सिर्फ ऐसे एक व्यक्ति है दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने, वो भी 1920 में। 1920 में क्या हुआ, ये अध्यक्ष बने। और 1928 में क्या हुआ दोस्तों कि आपका इस यानी इनकी हत्या लाठी चार्ज के दौरान कर दी गई। अब समझिए, जो उदारवादी अंग्रेज को इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया कि इस कांग्रेस के एक अध्यक्ष को लाठी से पीट पीट करके मार डाला। तो अब स्थितियां समझिए कि कैसी बन रही थी। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है इस लाल पाल की तिकड़ी में जो है दोस्तों एक बार अध्यक्ष बने, वो लाला लाजपत राय जी थे। तो ये हो गया दोस्तों आपका उदारवादी और उग्रवादी से संबंधित जानकारी। अब हम लोग देखते हैं ये अंतिम जो दौर है आपका, अंतिम जो काल है दोस्तों आपका 1919 से, यानी आपका जो जालियांवाला कांड हुआ उसके बाद से लेकर के आपका आज़ादी तक जो है, यह काल क्या कहलाता है दोस्तों, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो है 1915 में जो है, यानी 9 जनवरी 1915 में भारत आ चुके थे आपके गांधी जी, किंतु उनका सक्रिय योगदान जो है भारतीय राजनीति में आरंभ हुआ। यानी आरंभ की अगर बात सुने तो हम लोग जो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए और चंपारण सत्याग्रह किए, तो यहाँ पर इनका यानी कि रोल आरंभ हो जाता है भारतीय राजनीति में। फिर क्या होता है कि 1919 से वह जो है कांग्रेस में जो है एंट्री लेते हैं और अपना जो है सक्रिय योगदान देना आरंभ करते हैं। इस वजह से जो इस युग को क्या कहा जाता है दोस्तों, गांधी युग। तब एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि यह कितने बड़े हस्ती रहे होंगे, कितने बड़े व्यक्तित्व के मालिक रहे होंगे, क्योंकि अब तक हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़े हैं, चाहे मिडावल हिस्ट्री पढ़े हैं, तो उसमें क्या हमने देखा कि किसी वंश के नाम से युग चला है। जैसे आपका मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, इस तरह से कई वंशों के नाम पर जो है काल चले। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस दोस्तों जो ये सिंगल पर्सनैलिटी के आधार पर जो है एक युग चला। युग भी क्या आपका देखिए 1919 से 1947, यानी 20 साल से भी अधिक का काल इनका रहा, और यह युग क्या कहलाया, गांधी युग कहलाया। इनका ऐसा व्यक्तित्व था दोस्तों कि अगर ये कहे इस रास्ते पर चलना है तो लाखों की संख्या में लोग चल पड़ते थे। वो कुछ करने कह रहे हैं तो करने के लिए तैयार हो, वो मरने कह रहे हैं तो मरने के लिए तैयार हो गए। तो बस इनके व्यक्तित्व को इसी आधार पर आप अंदाजा लगाइए कि लाखों के लोग जो है इनके बात आसानी से मानते थे, और अंग्रेज भी जो है इनसे डरते थे। ये नहीं कह रही कि मैं इनके वजह से, यानी इनके चरखे की वजह से आज़ादी मिली। आज़ादी के जो मीन्स आज़ादी की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्रांतिकारियों का भी योगदान था, प्लस महात्मा जी का भी योगदान था। किंतु कुछ परिस्थितियां दोस्तों, अगर आज़ादी के काल की हम लोग उस यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो वह क्या था, वर्ल्ड वॉर था। द्वितीय वर्ल्ड वॉर में क्या होता, जो बड़ी शक्तियाँ थी वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी, मीन्स हार रही थी। जहाँ से जीते भी वो लोग तो क्या हुआ, वहाँ भी वो नुकसान में जा रहे थे। तो वहाँ उनके वश में, यानी उनकी चूंकि ताकत कमज़ोर हो चुकी थी दोस्तों, तो उन्हें जो है अपने उपनिवेशों पर वह अधिकार जमा करके अधिक दिन तक नहीं रख पाए। मीन्स अगर उस काल की परिस्थितियों को जानेंगे तो आपका 1947 से 48, 49, 50 तक पूरे वर्ल्ड में जो है आपको बहुत सारे देश जो है आज़ाद हुए। सिर्फ भारत आज़ाद नहीं हुआ, सिर्फ चरखे से आज़ादी नहीं आई या क्रांतिकारियों से आज़ादी नहीं आई, वहाँ परिप्रेक्ष्य ही ऐसा बना, माहौल ही ऐसा बना कि जो बड़ी शक्तियाँ थी वो कमज़ोर हो गई, और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जो है, जो उपनिवेश थे वह धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करने लगा। उन्हीं में जो है भारत भी था।
तो परिस्थितियां ऐसी बनी, नहीं तो शायद भारत को और भी जो अंग्रेज़ों को यानी और समय तक भी जो है अंग्रेज़ों की गुलामी का सामना करना पड़ता। तो ये हो गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगली क्लास जो होगी दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित होगी, यानी कि आपका प्रथम अधिवेशन से यानी 4 अधिवेशन तो मैंने बता दिए, 5वें अधिवेशन से लेकर के 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए उनसे संबंधित जानकारियों के साथ मैं अगली क्लास में आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए देव स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।